Hello students, welcome to Gyan Tripti College YouTube channel। बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिकल एंड बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली बुक के अंदर यानी पेपर फर्स्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं हम। तो यूनिट फर्स्ट में हमने कल डेंसिटी ऑफ स्टेट करवाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, जिसको मैंने जीई से शो किया था। वो जीई क्या था? डी फाइव अपॉन डीई था। नंबर ऑफ पर यूनिट एनर्जी पर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स थी, जितनी मैंने फाइव ही मानी थी किसी एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डी के अंदर। फिर मैंने क्या माना था कि पार्टिकल क्या है, किसी क्यूब के अंदर है, 3D बॉक्स है। तो 3D बॉक्स की एनर्जी मैंने फॉर्मूला लगवाया। और ये जो टॉपिक है 1D 2D 1D बॉक्स 3D बॉक्स एंड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये लेक्चर मैंने फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर का इकट्ठा लिया था दिवाली ब्रेक से पहले, तो आप वो देख सकते हो। तो उसकी वजह से मैंने वो एनर्जी यूज की, फिर उस एनर्जी को फर्दर सोल्व किया और n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर बन रहा था वहां पे, जो किसी तरीके से अगर n रेडियस के स्फीयर के इक्वेशन के इक्वल बन रहा था। तो उस तरीके से मैंने वो वैल्यूज पुट करके आपको जीई की कुछ वैल्यू निकाली थी। और वो जीई की वैल्यू क्या आई है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो ये चीज थी जीई की वैल्यू वो हम यूज करते हैं। उसकी वैल्यू आई थी 2 पाई v 2m की पावर 3/2 e की पावर 1/2 अपॉन h की क्यूब। यही वैल्यू आई थी कल जीई की, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा, मैंने लास्ट तक मैंने आपको जीई निकलवाया था बस, जहाँ पे मैंने फाइव ई क्या माना था। फाइव ई क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ही है। अगर ये फाइव ई नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या असेसिबल माइक्रोस्टेट इन मैक्रोस्टेट है, तो मैंने फाइव ई क्या बताया था, वहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन बन रही थी विद रेडियस n, तो 4/3 पाई आर की क्यूब यानी कि n की क्यूब के 1/8 के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है जब फाइव ई क्या हो, क्योंकि वो 3D बॉक्स लिया और 3D बॉक्स के लिए 1/8 आता है, उसके 8 फेसेस के कारण आता है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ से जो n की वैल्यू निकाली थी पर्टिकुलर वो वहाँ पे पुट की। फिर मैंने जीई माना हुआ था, वो क्या था? d5 अपॉन डी। तो मैंने इसका क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू ई डिफरेंशिएशन किया। जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास ये चीज बनी थी फाइनल में। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 पाई v इंटू 2m की 3/2, यानी इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 2m की 1 प्लस 1/2 लिख दो इंटू e की पावर 1/2। 1 प्लस 1/2 लिखूँ तब भी सेम चीज ही है, 3/2 ही बना। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, m को मैं बाहर ले लेती हूँ इस फिनोमिना से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 2 पाई v 2 इंटू √2 m की पावर 3/2 एज इट इज लिखती अपॉन h की क्यूब e की पावर 1/2 साथ में चल रहा है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो मैं इधर लिख रही हूँ जो यहाँ तक हमने किया ना, ये तो मैंने एक बार आपको पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के डेरिवेशन का एक रिवीजन दिया कि कैसे मैंने फाइव ही माना था, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट लिया, नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट। फिर उसके बाद मैंने क्या माना कि वहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन जैसा बन रहा था, तो मैंने इसको n ले लिया। फिर मैंने फाइव ही, जब अपने पास एक 3D स्ट्रक्चर होती है तो 1/8 से मल्टीप्लाई करके इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, तो वहां से मैंने वैल्यूज पुट की और उसको जब सोल्व किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, तो यहाँ से जीई क्या बनेगा, मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 2 इज 4 √2 एक पड़ा है √2 पाई v m की पावर 3/2 e की पावर 1/2 अपॉन h की क्यूब। तो ये इक्वेशन होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट। पेपर में हो सकता है आ भी जाए, प्रूफ करो कि जीई या डेंसिटी ऑफ स्टेट ये होता है। हो सकता है ये ना भी आए, ना भी आए इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये यूज हो रहे हैं आगे के टॉपिक्स में, इसलिए मैंने आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना सिखाया, ठीक है। तो अब आज का टॉपिक जिसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट यूज करते हैं वो करते हैं अपने। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पार्टीशन फंक्शन। ये डेफिनेशन आ सकती है। पार्टीशन फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं सवितरण फलन, ठीक है, सवितरण फलन। अब देखो ये होता क्या है, देखो आपको एक बार थोड़ा सा हम रिवर्स पे लेके चलते हैं। मैंने आपको 3D बॉक्स करवाया था, 1D बॉक्स करवाया था, एसएचओ करवाया था। वहां पे मैंने जब आपने बेसिकली किया था, मैं आपको साई और ई फाइंड आउट करवा रही थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि साई क्या काम करते हैं। उसको एक बार फिर से करते हैं, फिर मैं उससे पार्टीशन फंक्शन पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बिहेवियर को पता करना है तो अपने को साई की जरूरत है। या एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स।
पार्टीशन फंक्शन से एक बार मैं आपको हटके चीज बता रही हूँ। जैसे कि मेरे पास क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में मेरे को मान लो कि मुझे कोई एक्स दिया हुआ, कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास मुझे दिया हुआ है कि उसका मास कितना है, 20 kg है, ठीक है, कोई सिस्टम या कोई बॉडी दी है, मुझे बोला उसका मास 20 kg है। मुझे एक चीज और बता दी, मान लो मुझे उसकी वेलोसिटी बता दी, ठीक है, कि उसकी जो वेलोसिटी v है वो कितनी है, 2t³ प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 या कुछ भी मान लो, ठीक है। मुझे क्या दिया है, मुझे क्या बताया क्लासिकल फिजिक्स में कि किसी बॉडी का मास दिया है और मुझे उसकी वेलोसिटी दे दी। अब मैं इन दो चीजों के बेस पे बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे पता है v को मैं dx/dt लिखती हूँ, dx/dt 2t³ प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं एक बार तो मुझे पता है मेरे पास कुछ x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और अगर मैं इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे पता है मेरे पास d²x/dt² बनेगा, यानी dt2 ओवर में d2x/dt2 बना, यानी कि a एक्सीलरेशन बन गया, कुछ वैल्यू उसकी आ गई। अब मुझे एक ही चीज दी हुई थी, बेसिकली तो देखी जाए तो वेरिएबल्स के साथ एक चीज दी हुई थी वेलोसिटी, उससे मैंने x निकाला, मैंने एक्सीलरेशन निकाल लिया। फिर मुझे पता है अगर मेरे पास किसी का एक्सीलरेशन और मास दोनों हो तो F = m में निकाल सकते हैं, अप्लाइड फोर्स निकाल सकते हैं। फिर मुझे पता है, मुझे वेलोसिटी पता और मास पता है, तो P = mv, मैंने मोमेंटम भी निकाल दिया। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज से, जब मुझे एक छोटी सी चीज मिली हुई थी, उससे मैंने इस सिस्टम के काफी सारे फ्यूचर इवेंट्स बता दिए। फ्यूचर इवेंट्स इन दैट सेंस कि मैंने उसका डिस्प्लेसमेंट बता दिया, मैंने उसका एक्सीलरेशन बता दिया, उसका फोर्स, उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स बता सकते हैं, मोमेंटम बता सकते हैं। तो जैसा काम यहाँ पे वेलोसिटी कर रही है ना, सेम काम वैसा क्वांटम मैकेनिक्स में हम साई हमारे पास होता है। साई क्या होता है, साई भी एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करे, ठीक है, यानी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करना या उसके फ्यूचर इवेंट्स को, जैसे साई पता है तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं या बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब हमें साई पता तो हम किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है। अगर हमें पार्टीशन फंक्शन पता है तो हम किसी सिस्टम के, जिसको हम स्टैट के अंदर यूज करें, थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम के हम क्या कर सकते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं। जैसे साई ने उसके फ्यूचर इवेंट को बताया, क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास वेलोसिटी थी, हमने 3-4 और चीजें फाइंड आउट कर ली। उसी तरीके से पार्टीशन फंक्शन काम करता है, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। मैं इसको स्टैट लिख लूं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैट के अंदर क्या है, हमें उस सिस्टम के, किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को पता कराना है या उसके फ्यूचर इवेंट्स को पता कराना है। उसके लिए हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है। जैसे कि हम किसी सिस्टम की एनर्जी निकाल सकते हैं पार्टीशन फंक्शन से, सीवी निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज ही निकाल रहे हैं ना, जैसे उसका प्रेशर निकाल लिया, टेम्परेचर निकाल लिया, सीवी निकाल लिया, सीपी निकाल लिया, एनर्जी निकाल ली। तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, एक बार मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई है कि पार्टीशन फंक्शन जहाँ पे है तो आपको पता चले कि पार्टीशन फंक्शन होता क्या है। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, किसी थर्मोडायनेमिक या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज्ड सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए हमारे पास पार्टीशन फंक्शन का काम आता है। जैसे कि हम उसके कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी एनर्जी को बता सकते हैं, सीवी को बता सकते हैं, उस गैस की या उस सिस्टम की स्टेट इक्वेशन को बता सकते हैं। तो ये जो पार्टीशन फंक्शन के ये सारे जो काम है ना, ये मैं आपको अभी जो अपना टॉपिक करते हैं उससे हम बताते हैं, ठीक है। टॉपिक आता है तो मोनोएटॉमिक गैस। इसके लिए हमें क्या करना है, ये पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। देखो जैसे मैं टॉपिक के नाम बता रही हूँ वैसा का वैसा टॉपिक का नाम आप 5 ईयर में देखोगे तो आया हुआ है, ठीक है। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ना कि गैस। अब
देखो पार्टीशियन फंक्शन फॉर अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, जैसे मैंने पार्टीशियन फंक्शन का यूज बताया कि पार्टीशियन फंक्शन का यूज क्या है, किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बताने, यानी उसकी एनर्जी बता सकते हैं, उसका प्रेशर बता सकते हैं, उसका टेम्परेचर बता सकते हैं, उसका सीवी बता सकते हैं, सीपी बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जैसे पार्टीशियन फंक्शन से करते हैं, वैसे अब हमें मोनोएटॉमिक गैस के पार्टीशियन फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो ये टॉपिक एज इट इज आपके पेपर में आया हुआ है। एक जैसे कि इसको बोलेंगे एक परमाणु आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखो अभी कैसे करेंगे अपने ये टॉपिक, मेरे को पता मुझे, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। मान लिया कि अपनों ने एक बड़ा सिस्टम लिया, ठीक है। उस सिस्टम में मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, n है, और गैस कैसी है उस सिस्टम के अंदर, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए मैं पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या माना कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर मेरे पास क्या भरी हुई है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है। मोनोएटॉमिक मतलब वो H2O2 इनकी फॉर्म में ना होके He, यानी कि सिंगल एटम हो उसके अंदर, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, ठीक है। जैसे कोई भी आइडियल गैस है जो आइडियल गैस होगी, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस भरी हुई है, एक परमाणविक आदर्श गैस भरी हुई है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है। अब मेरे को काम क्या करना है, स्टैट का काम, जो स्टैट बोलती है कि नंबर ऑफ सिस्टम्स को एक साथ पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, इस सिस्टम को कंपार्टमेंट्स या सेल या कोशिकाओं में मैंने विभाजित किया। सिस्टम को क्या किया, n मॉलिक्यूल्स लिए जिसके अंदर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस भरी हुई है। अब इस सिस्टम को क्या करना, कंपार्टमेंट या सेल या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकाओं में विभाजित करना, ठीक है। मैंने उसको कोशिकाओं में विभाजित कर दिया, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास ये कोई ith कोशिक है, ठीक है, ये वाली IV कोई सेल बनाई है मैंने, मतलब ये तो यहाँ पे तो आपको 12 सेल दिखाई दे रही हैं, लेकिन उस सिस्टम के अंदर सेल इतनी छोटी छोटी होती है कि काफी सारी सेल्स बनती है। तो मेरे पास मैंने मान लिया कि ये कोई ith सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, EI, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने मान लिए Ni है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, मैं अभी आपको बता रही हूँ क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे आती है। वैसे तो आप याद रख लेना कि z की वैल्यू फिक्स होती है, समीशन ऑफ gi e⁻⁻ei ओवर में kt के इक्वल आती है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आती है। अब देखो अपने करते हैं, मैंने क्या माना, बड़ा सिस्टम, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस भरी है, नंबर ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर n है, जिसको मैंने सेल्स में डिवाइड किया, कोई ये मेरे पास मान ली ith सेल है, ठीक है। अब इस ith सेल को भी फर्दर सेल्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्दर इसके अंदर पोर्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है। इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब इसको जिस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, जिसको GI से शो करते हैं, या इसको डेंसिटी ऑफ स्टेट भी बोल सकते हो। पार्टीशन फंक्शन का एक और काम बता दूं कि वो ये बताएगा कि एनर्जी किस तरीके से किसी सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पार्टीशन फंक्शन वितरण फलन, मतलब वितरण से समझ आता है किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूट होना। तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है पार्टीशन फंक्शन मेनली, ठीक है। जेड क्या बताएगा, जैसे ये एक ith सेल है, इसके अंदर पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बताएगा, ठीक है। अब मुझे पता है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से आता है, Ni इज प्रोपोर्शनल टू GI e⁻⁻ei अपॉन kt। तो एक बार यहाँ पे आप ये याद कर लो, ये जो सेकंड यूनिट का टॉपिक है इस बुक का, तो वहां से मैं आपको इसकी वैल्यू ये भी डिराइव करवाऊंगी, एक बार के लिए आप इसको याद कर लो। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी से आता है। ये 3 सांख्यिकी होती है, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एक बोस-आइंस्टीन और एक फर्मी डिराक। ये तीनों सांख्यिकी बिल्कुल सिंपल है, एक का कॉन्सेप्ट समझ लो तो तीनों आपको आ जाएंगी। तो वो मैं आपको अभी 2-3 दिनों में उसका लेक्चर अपने लेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन एक बार आप याद कर लो कि अगर हम किसी सिस्टम को कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, सेल में विभाजित करते हैं, फिर उस एक सेल को फर्दर और डिवाइड करते हैं, तो उसको उसकी डीजेनरेसी बोलते हैं। और पार्टीशन फंक्शन का काम क्या, ऊर्जा के वितरण को बताना होता है कि किसी सेल में एनर्जी पार्टिकल्स के पास डिस्ट्रीब्यूटेड तो होती है, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे N1 पार्टिकल्स हैं और इनकी एनर्जी E1 है। तो अब देखना है कि इन N1 कणों को ये E1 ऊर्जा किस तरीके से मिली हुई है, तो वो पार्टीशन फंक्शन से देख सकते होते हैं, ठीक है। तो Ni इज प्रोपोर्शनल टू GI e⁻⁻ei अपॉन kt। इसको लिखती हूँ मैं MB स्टैट, यानी कि या पूरा ही लिख देते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स।
बोल्ट्जमैन स्टैट, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, इसको एमडी स्टैट भी मैं लिख सकती थी। देखो ये मत सोचना ये रटाफिकेशन वाला काम है, अब ये सेकंड यूनिट का काम और मैं फर्स्ट करवा रही हूँ, तो ये सेकंड यूनिट का ये पोर्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जहाँ पे भी आप एन आई लिखोगे ना वो हमेशा ऐसा यूज करोगे। तो यहाँ से मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगी तो मेरे पास कोई कांस्टेंट आता है, जब अपने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो मैंने मान ली कि मेरे पास कोई कांस्टेंट जो आया वो ये है, ठीक है, ए आया, ए कोई कांस्टेंट है, ई आई अपॉन के टी। ये तरीका क्या है, एन आई जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का तरीका है, ठीक है। अब देखो ये इसके इक्वल आया और यहाँ से अगर मुझे कैपिटल एन निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मुझे पता है जब मुझे टोटल निकालना है तो मैं समीशन लगा दूं, समीशन ऑफ एन आई के इक्वल आ जाएगा इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ए जी आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, ठीक है। यहाँ से एन की वैल्यू है, अब मेरे पास पता है मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से एन की वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ ए जी आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। देखो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है, मैंने आपको बताया, इसको जी ई से भी लिख सकते हैं ना, जी आई ई, तो मैंने वो लिख रही हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे मैं आपको लिखना भूल गई थी, क्योंकि जी आई किस पे डिपेंड करता है, प्रति एकांक ऊर्जा पर, तो जी आई ई लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वही लिख दूं, ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। तो यहाँ से n अपॉन ए करूं, इसी को पार्टीशन फंक्शन z से डिनोट किया गया था, इसी को n अपॉन ए को पार्टीशन फंक्शन z बोला था। वैसे ही इसकी डेफिनेशन अगर आए तो ये बताओगे कि वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा या फिर ऊर्जा किस तरीके से किसी सिस्टम में पार्टिकल्स को वितरित की गई है उसे पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। देखो स्टैट ऐसी ही होगी, हर टॉपिक को शुरू करने का एक अलग तरीका होगा। हाँ ये है डेरिवेशन की गारंटी, आपको सारे समझ आएंगे कि क्या किया हुआ। तो यहाँ से जेट आया मेरे पास समीशन ऑफ जी आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। तो मुझे पता है, अब मैंने क्या लिया था, सेल ली थी, सॉरी एक बड़ा सिस्टम लिया था जिसको मैंने कंपार्टमेंट में ये सेल्स में डिवाइड किया। फिर मैंने क्या देखा, मान लिया कि ये कोई आईएच सेल थी जिसको मैंने डीजनरेसी बनाई थी, वो सेल भी आगे फर्दर और डिवाइडेड है, ठीक है। ये कोई आईएच सेल, इसमें क्या डीजनरेसी क्या आएगी, जी आई ई, एनर्जी कितनी होगी, ई आई। अब देखो ये एनर्जी ई आई है, मैंने कैसी गैस ली है इसके अंदर, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। और जब हम आइडियल गैस लेते हैं तो हमें पता होता है कि आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच में क्या कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, नहीं होता। मतलब अणुओं के बीच में कोई एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होता तो उनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, यानी Pe इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब क्या है, एक आइडियल गैस के पास टोटल की टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। देखो मैंने ये चीजें वापस बताते, मैंने क्या बोला कि जब मैंने n पार्टिकल्स लिए किसी मोनोएटॉमिक आइडियल गैस की, तो मुझे पता है आदर्श गैस का काम क्या होता है। आदर्श गैस में जो अणु लिए जाते हैं उनके अणुओं के बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होता। अगर म्यूचुअल आइडियल गैस वाला टॉपिक आप सबने किया हुआ है, ठीक है। अगर उनके बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब उनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। और अगर किसी बॉडी के पास या किसी सिस्टम में पार्टिकल्स के पास अगर स्थितिज ऊर्जा नहीं है, इसका मतलब ये उनके पास टोटल की टोटल एनर्जी किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में है। और जब सेल, अपने को पता है गैस के अणु कभी रुकते ही नहीं है, तो वो गति करेंगे ही करेंगे। गति करेंगे तो मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, इस सेल के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पार्टिकल्स की मिनिमम 0 टू मैक्सिमम जाएगी, जितनी मैक्सिमम वो जा सकती है। तो अपने क्या देखेंगे यहाँ से, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 टू मैक्सिमम है तो फिर मुझे पता है अगर मेरे को समीशन को हटाना होता है, समीशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या जाएगी, जितने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कैसी है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स या अणु, मैं पार्टिकल बोलूंगा, आप ये मत सोचना अणु होते हैं, मैम पार्टिकल बोल रहे हैं, कण बोल रहे हैं, तो स्टैट के अंदर पार्टिकल बोल सकते होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल के पास
या अणुओं के पास कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होता आपस में, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो z की जो लिमिट होगी या समीशन को हटाने पर जो इंटीग्रेशन का साइन है वो लिमिट कितना जाएगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। और मैं हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, 0 टू लेके मैक्सिमम कितनी भी ऊर्जा तक वो गति कर सकते हैं। तो अपने को नहीं पता वो कितनी गति करेंगे, तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। देखो थ्योरेटिकल आप एग्जाम में लिखोगे इस तरीके से नहीं लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी देन समीशन टेंड्स टू दिस। आप थ्योरेटिकल लिखोगे कि ये पार्टीशन फंक्शन है। अगर आप चाहो तो टॉपिक को आप डायरेक्ट ये ना करके सीधा यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टीशन फंक्शन हम हर बार ऐसा ही ले रहे हैं। वापस से एक बार बता रही हूँ, हमने क्या लिया, एक बड़ा सिस्टम लिया जिसके अंदर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस भरी है, जिसके n अणु है, उसको मैंने सेल में डिवाइड किया सिस्टम को, जिसके अंदर उसकी कोई IS सेल है उसको फर्दर डिवाइड किया, उसको उसकी बोलते हैं डीजनरेसी या डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलेंगे। पार्टीशन फंक्शन का काम क्या होता है, थर्मोडायनामिकल या स्टैटिस्टिकल सिस्टम के फ्यूचर इवेंट्स है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को बताना या ये बताना कि किसी सेल के अंदर ऊर्जा किस प्रकार से वितरित है। तो यहाँ से मेरे पास Z की n आया, Ni ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से आया, तो Ni प्रोपोर्शनल आया, A आया, n/a जो होता है वो Z के इक्वल माना गया था, जिसको पार्टीशन फंक्शन का नाम दिया। तो ये आया पार्टीशन फंक्शन। फिर मुझे पता है कि आइडियल गैस भरी हुई है, तो मतलब किसी तरीके की स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी जा रही है, 0 टू मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो जब मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मैं समीशन को इंटीग्रेशन में चेंज करती हूँ, और फिर मुझे पता है लिमिट लगानी है। और पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई, ऊर्जा के वितरण को बताएगा, किसमें, किसी सेल में। तो जब किसी सेल में ऊर्जा के वितरण को पार्टीशन फंक्शन बता सकता है, तो मैंने उसकी लिमिट क्या लगाऊं, 0 टू, जितनी मैक्सिमम उसकी ऊर्जा हो सकती है, सम तो यही होता है ना, तो 0 टू इन्फिनिटी लगाया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो Z इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। आपको लिमिट समझ आई 0 टू इन्फिनिटी क्यों लगाया, क्योंकि किसी पार्टिकल्स की या अणुओं की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 0 टू अनंत, मैक्सिमम अपने को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने को पता इन्फिनिटी होता है, इसलिए मैंने 0 टू इन्फिनिटी लगाया। G E ith e की पावर माइनस E I अपॉन KT इंटू, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी करेंगे ना, DE, ठीक है। तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आती है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, GE की वैल्यू क्या होती है, मेरे को पता है कि वी नो डेंसिटी ऑफ स्टेट, वी नो डेंसिटी ऑफ स्टेट, अवस्था घनत्व इज इक्वल्स टू 4 पाई v m की पावर 3/2 e की पावर 1/2 अपॉन h की क्यूब। देखते हैं, यही वैल्यू लिखी हमने फर्स्ट पॉइंट में, यही है 4√2 ही रहेगा, 4√2, एक √2 रहेगा ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू आई। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे जब पुट करूंगी, z इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 4√2 पाई v m की पावर 3/2 e की पावर 1/2 अपॉन h की क्यूब। इसको मैं ith से हटा के टोटल लगा रही हूँ, तो मैं ith हटा दूँ, e की पावर ei या e अपॉन kt कर दूँ, क्योंकि मैं टोटल पे आ गया अपने, डॉट de। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, जो कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर ले लो, 4√2 पाई v m की पावर 3/2 अपॉन h की क्यूब, ये सारे कांस्टेंट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर हाफ, e की पावर माइनस में था ना ये, माइनस e अपॉन kt डॉट de। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में गामा फंक्शंस किए हैं तो आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपने गामा फंक्शंस नहीं किए तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लो। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है √π/2 KT की पावर हाफ, √π/2 KT की पावर 3/2 आती है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटू 4√2 पाई v m की पावर 3/2 इंटू में h की क्यूब z। देखो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप याद रखो, इसकी कितनी वैल्यू आती है, और अगर नहीं आती तो मैं एक बार आपको गामा फंक्शन बता देती हूँ। इधर गामा फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर में किए थे, उसकी वैल्यू कैसे आती है, तो देखो गामा फंक्शन अगर कोई इंटीग्रेशन होता है जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है,
एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस ए एम ले लो, ठीक है, तो डॉट डी एक्स। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो तो ये देखो गामा फंक्शन है, तो ये गामा फंक्शन इस तरीके से होते हैं। आप इस फंक्शन इंटीग्रेशन की वैल्यू या तो आप डायरेक्ट याद रख लो, और अगर डायरेक्ट नहीं रखनी तो इसकी वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आती है गामा एन प्लस 1 अपॉन एम अपॉन ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन एम, मतलब ये होल के अपॉन में एम है इंटू 1 अपॉन एम। ये गामा फंक्शन की वैल्यू होती है। अगर आपको गामा आते हैं गामा फंक्शन, तब तो इस फॉर्मूले को याद रखने का कोई फायदा है, फिर तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। और अगर गामा फंक्शंस नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है इसको याद रखने का। डायरेक्ट ये चीज याद रखो कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है √2 अपॉन √π/2 kT की पावर 3/2। देखो अगर आते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं आता तो फिर मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ, इधर बता रही हूँ मैं आपको इस पेन से बता रही हूँ ताकि अब देखो मैंने क्या लिया यहाँ पे x की पावर n e की पावर माइनस ए एक्स की पावर m डॉट डी एक्स। यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एम गामा n प्लस 1 अपॉन एम ए की पावर n प्लस 1 अपॉन एम। यहाँ से n की वैल्यू जो है अगर इससे मैं इन दोनों को आपस में मतलब रिलेट करूँ तो देखो n की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे x की जगह e है, n की वैल्यू क्या है 1/2, a की जगह देखो क्या है माइनस, तो साइन दोनों में कॉमन, ए की जगह पे क्या है x की जगह तो e हमारे पास पड़ा, a की जगह कितना आएगा 1 अपॉन kt। और फिर अगर देखिए हमारे पास m की जगह क्या है कुछ भी नहीं है, यानी m की वैल्यू क्या है 1। तो ये वैल्यूज जब आप यहाँ पे रखोगे, देखो गामा फंक्शन अगर आपने फर्स्ट ईयर में किए हैं आपको सॉल्व करने आता है तो अब तो इसका फायदा, नहीं आते तो डायरेक्ट याद रखो कि ये वैल्यू है। तो जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगी तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 गामा n की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1 अपॉन 1, तो मैं अपॉन 1 ना लिखूं वही बात आ जाएगी, अपॉन x की वैल्यू कितनी है 1/kt की वैल्यू कितनी है 3/2 लिख दो सीधा। तो गामा जो 3/2 होता है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2। जो देखो गामा को ऐसे सॉल्व करते हैं गामा 3/2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 1/2, तो ये गामा ऐसे आएगा √1 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू आती है √π, तो ये वहां से आया इसकी वैल्यू, ठीक है 1/2। तो ये वैल्यू आपको गामा फंक्शन आना चाहिए, और अगर नहीं भी आता तो डायरेक्ट इसको याद रख लो। तो ये चीज जो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा में वो मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, ठीक है, या ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जेड की कुछ वैल्यू आ गई, उसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं अगर ये सॉल्व होता है तो। यहाँ से मुझे पता है 2 से 2 गया, सॉरी 4/2, ये 2 से यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे बचा 2√2, यानी 2 की पावर कितनी है 1 प्लस 1/2 3/2। और देखो और क्या चीजें यहाँ पे बनती हैं, m की पावर भी 3/2 kt की पावर भी 3/2, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ z को z इज इक्वल्स टू 2m k t की पावर सबकी कितनी है 3/2 इंटू πv अपॉन h की क्यूब। तो ये किसकी वैल्यू आई है गामा फंक्शन की, सॉरी पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आई है। और देखो यहाँ पे एक √m भी पाई भी पड़ा है इधर, ये ना, तो मतलब पाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 3/2 होगी, तो इधर ये पाई भी इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। 2πmkt की पावर 3/2 इंटू v अपॉन h की क्यूब। तो यहाँ से आया पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनोटोमिक गैस। ये यहाँ से आपके पास ऐसे भी आ सकता है प्रूव दैट z इज इक्वल टू दिस, ऐसे ना आए तो ये भी आ सकता है मोनोटोमिक गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो मैंने बताया था पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, मतलब उसकी एनर्जी को Cp Cv और प्रेशर को बताता है। तो वो आगे करते हैं कि वो कैसे बताएगा। तो देखो अब अपने क्या निकालेंगे, पार्टीशन फंक्शन है नाउ एनर्जी ऑफ मोनोटोमिक गैस, ठीक है, एनर्जी ऑफ मोनोटोमिक गैस। एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन के बीच में एक रिलेशन होता है, वो ये होता है nkt 1/z इंटू dz अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट v। देखो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, nkt स्क्वायर इंटू 1/z dz अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट v। एनर्जी और
पार्टीशन फंक्शन के बीच में ये रिलेशन आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास अगर ये चीज़ है, मेरे पास पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू मुझे पता है, मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ। जब मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी NKT² इंटू 1 दिस ऑल टर्म्स 1/V/H³ मैंने पहले लिख दिया इंटू 2πmKT⁴2 इंटू में यहाँ से इसका क्या करना है, मुझे d/dt करना है, d/dt यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है, V/H³ 2πmKT⁴2 ये चीज बनी। तो देखो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या है, एनर्जी E इज इक्वल्स टू NKT² इंटू 2πmVMKT⁴2 इंटू यहाँ पे देखो जब विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो मुझे पता है V/H³ 2πmK⁴2 इतनी टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ t का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं वो चीज यहाँ पे बाहर लिख लेती हूँ। V/H³ 2πmK⁴2 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। जब मैंने t का किया तो मुझे पता है t⁴2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 इंटू t⁴1/2, यही चीज बचेगी। तो मतलब V/H³ 2πmK⁴2 तक कट गया, बचा मेरे पास कितना, यहाँ पे मैं कैंसिल आउट की हुई टर्म नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ NKT² कितनी बची यहाँ पे 3/2, ये इतनी टर्म और ये इतनी दोनों सेम थी तो कट गई, सिर्फ t⁴3/2 बची इंटू 3/2, यहाँ पे क्या आया t⁴1/2। तब इन जब t की पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे NKT² प्लस 3/2 इंटू 3/2 भी यहाँ पे पड़ा है ना, माइनस का आएगा ना, सॉरी ये पावर्स को सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे, प्लस 1/2 माइनस 3/2, तो उसको सॉल्व करोगे क्या चीज बचेगी 3/2 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करने से बचा यहाँ पे हमारे पास आएगा 3/2 इंटू MK, सोल्व करेंगे ना, यहाँ पे बचा 5/2 माइनस 3/2 यानी कि 5/2 माइनस 3/2 तो 2/2 यानी कि 1 आया। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 3/2 इंटू NKT। आपको एक चीज और पता है, एनर्जी कितनी है 3/2 इंटू NKT। आपको एक चीज पता है N इंटू K कितना होता है R के इक्वल, तो 3/2 इंटू RT आया। तो मतलब पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से हमने क्या निकाली, एनर्जी निकाली कि एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी 3/2 इंटू RT की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम निकाल सकते हैं CV स्पेसिफिक हीट। CV क्या आता है dE/dt के इक्वल आता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। V इज शोइंग CV की वैल्यू ये आ गई, मुझे CV पता है कि वो कितना है 3/2 R इंटू T विद रिस्पेक्ट टू d/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से 3/2 R कांस्टेंट और dt/dt यानी T का कितना आया 1, तो CV की वैल्यू कितनी है 3/2 R। तो यहाँ से निकला CV और देखो यहाँ से निकला CV। वैसे अगर आपको CV की डेफिनेशन बताऊं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो ये होती क्या है, किसी भी सिस्टम के या कोई भी हमें गैस दी हुई है, ठीक है, किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमें बाहर से देनी पड़ती है उसी ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो मैंने ये सिस्टम लिया था, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस N लिए थे एटम। अब मुझे इसके पर्टिकुलर 1 ग्राम को, किसी ये मान लो 1 ग्राम है, अब इस 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक पहुंचाने के लिए हमें जितनी हीट बाहर से देनी पड़ती है उसी को विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, ये इसके बेस पे भी अभी टॉपिक है स्टार्ट में। तो ये देखो यहाँ से निकला CV हमें पता है dE/dt होता है, E की वैल्यू मुझे 3/2 RT पता था, तो 3/2 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया, तो CV की वैल्यू 3/2 R आया। तो
तो यहाँ तक आज मैंने आपको सिर्फ पार्टीशन फंक्शन निकालना सिखाया। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ये चीज़ आपको याद रखने वाली थी इसके अंदर कि एनर्जी और जेड के बीच में ये रिलेशन होता है, तो ये चीज़ आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। और यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। मैंने पार्टीशन फंक्शन भी आपको बताया क्या होता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट का भी जितना हमने पार्ट कल लास्ट तक किया था उसको अभी आगे थोड़ा सा सॉल्व किया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सिस्टम के अंदर इस तरीके से निकालते हैं, टोटल एन बाय ए जो कांस्टेंट है तो उसी को पार्टीशन फंक्शन जेड बोला। फिर जेड इज इक्वल टू दिस, फिर मैंने इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी किया, वो कैसे किया आपको वो भी पता चल गया। फिर उसको सॉल्व किया, यहाँ पे गामा फंक्शन बना तो उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया, अगर आपको नहीं याद हो लेकिन गामा फंक्शन आते हो तो ये फॉर्मूला था, और अगर आपको आता ही नहीं गामा फंक्शन तो इसको आप एज इट इज याद कर सकते हो। पेपर में अगर आप इसको गामा फंक्शन की तरह साइड में सोल्व करके दिखाओगे तब भी उतने मार्क्स मिलेंगे, इसको डायरेक्ट लिखने पे भी उतने मिलेंगे। तो ठीक है, जिस हिसाब से आपको आते हो, अगर मैथ्स में टॉपिक किया हुआ तो बेस्ट है। तो यहाँ से मैंने जेड की वैल्यू निकाली, एनर्जी और जेड के बीच में ये रिलेशन है, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जेड का जो भी वैल्यू उसको डिफरेंशिएशन किया तो एनर्जी इस तरीके से आई, और फिर वहां से मैंने सीवी निकाला। अब इस टॉपिक में एक छोटी सी चीज रहेगी, स्टेट इक्वेशन निकालना, वो मैं आपको कल करवा दूंगी। जैसे कि किसी भी आइडियल गैस के लिए अपने को पता है पीवी इज इक्वल्स टू आरटी के इक्वल होता है, तो वो चीज़ हम कल प्रूफ करेंगे। पार्टीशन फंक्शन का जो काम मैंने आपको बताया था कि वो कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, सीवी एनर्जी सीपी को बताता है, स्टेट इक्वेशन को बताता है, या पार्टीशन फंक्शन सिंपली अगर देखा जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बताता है किसी सेल में अणुओं के पास किस तरीके से ऊर्जा वितरित है। तो अगर आपके पास पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन है तो ये दोनों चीजें लिखोगे कि थर्मोडायनामिकल या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से कॉन्फ़िगरेशन को बताना प्लस एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को बताना। तो ये टॉपिक पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।